नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं अवधेश। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर पूर्व राज्य मंत्री का अवैध निर्माण गिराया गया। सपा सरकार के मंत्री इकबाल करा रहे थे अवैध निर्माण। सरकारी जमीन खाली करने का अभियान चलाया जा रहा है। मंगलवार को अवैध निर्माण गिराया गया, आज फिर से अभियान चला और सरकारी जमीन को खाली कराया जा रहा है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर पूर्व राज्य मंत्री का अवैध निर्माण गिराया जा रहा है और सपा सरकार के मंत्री इकबाल थे। और ये देखिए, ये कई बहुमंजिला जो इमारत थी कुछ सेकंड्स में भरभरा कर जमीन में आ गई। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। और योगी सरकार का जो माफिया के खिलाफ अभियान चल रहा है, अवैध जो कब्जे हैं, निर्माण, उनको ढाने का काम चल रहा है। इसमें सपा सरकार में राज्य मंत्री रहे जो इकबाल थे, उनकी इस बिल्डिंग को गिराया है। तो एबीपी गंगा पर सबसे पहले और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं। पूर्व राज्य मंत्री का अवैध निर्माण गिराया गया है। सपा सरकार में मंत्री इकबाल थे जिनका अवैध निर्माण था। और देखिए किस तरीके से ये बहुमंजिला जो इमारत है, देखते ही देखते कुछ सेकंड्स के अंदर जमींदोज हो गई। तो कल भी एक जमीन को खाली करवाया गया था, सरकारी जमीन पर मेडिकल कॉलेज बनवा दिया गया था। और अब ये देखिए तस्वीर आज लखनऊ से आई है, जहां पर पूर्व राज्य मंत्री जिन्होंने अवैध निर्माण करवाया था और उससे गिराया गया था। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। और कल भी एक ऐसी ही कार्रवाई हुई थी, जहां पर सरकारी ज़मीन पर एक कॉलेज बना दिया गया था, उसको भी तोड़ा गया। तो देखिए दो तस्वीरें आपके सामने हैं। कल की तस्वीर पहली, मंगलवार को अवैध निर्माण गिराया गया था, और दूसरी तस्वीर आज फिर से अभियान चलाया गया है। तो लगातार जो अवैध निर्माण है उनके खिलाफ बुलडोजर चल रहे हैं। एबीपी गंगा संवाददाता अनुभव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुभव, ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है, कोरोना के बाद एक्शन में है सरकार। देखिए बिल्कुल, और खास तौर से जब उत्तर प्रदेश सरकार की अगर बात करें तो भू माफियाओं के खिलाफ पिछले 3 वर्षों में एक अभियान चलाया हुआ है बीजेपी सरकार ने। जब सत्ता में आई तब मुख्यमंत्री के निर्देश पर एंटी भू माफिया पोर्टल बनाया गया, और उस पोर्टल का ये असर हुआ कि पूरे प्रदेश में अब तक 70,000 हेक्टेयर से ज्यादा जो सरकारी जमीन थी वो उससे कब्जा मुक्त कराया गया है। इसी तरीके की स्थिति लखनऊ में भी थी। ये पूर्व राज्य मंत्री इकबाल है, उनका एक करियर डेंटल कॉलेज वो चलाते थे, और वहां पर बहुत सारी जो सरकारी जमीन है उस पर उसने कब्जा कर रखा था, अवैध निर्माण किया था। मंगलवार को पहले वहां पर टीम पहुंची, जो नहर विभाग की जमीन थी उसको खाली कराया, वहां पर तोड़ा, और आज दूसरे दिन भी वहां पर जो इकबाल ने कब्जा किया था उसे ये तोड़ा जा रहा है। लगातार वहां पर अधिकारी मौजूद है। साफ तौर पर आप देखिए कि पिछले कुछ दिनों में, अगर हम लखनऊ की बात कर लें तो पिछले 10 दिनों में तकरीबन 183 करोड़ की जो सरकारी भूमि है उसे कब्जे से मुक्त कराया गया है। 123 हेक्टेयर भूमि ऐसी थी सरकार की जिस पर लोगों ने कब्जा कर रखा था, उसे मुक्त कराया गया है। और इकबाल जो है वो पिछली सरकार में इसका काफी बिल्कुल। और अनुभव, समझना मुश्किल नहीं कि जो आरोप लगते थे, इकबाल जी तो फिर भी राज्य मंत्री थे, जो नगर पंचायत अध्यक्ष थे उनकी इतनी हेकड़ी थी कि वो सारी जमीन को निगले जा रहे थे। और इसी तरह मुलायम सिंह यादव ने इशारा किया था, और देखिए बड़ी बड़ी इमारतें गिर रही हैं आज। देखिए बिल्कुल, सरकार ने जो अभियान चलाया हुआ है और जो एंटी भू माफिया पोर्टल पर जो शिकायतें मिली हैं अवधेश, उसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि पिछले 3 वर्षों में 2,80,518 शिकायतें उस पोर्टल पर आ चुकी हैं, और उस पर अब तक जो है वो 2,79,000 से ज्यादा उनका निस्तारण हो चुका है। तो लगातार भू माफियाओं के खिलाफ ये कार्रवाई सरकार कर रही है। उत्तर प्रदेश में 4 भू माफियाओं पर तो एनएसए लगा दिया है सरकार ने, और 69 भू माफिया ऐसे जिन पर गैंगस्टर की कार्रवाई की जा रही है। तो इसे एक कहीं ना कहीं हम कहें भू माफियाओं के खिलाफ एक बड़ा अभियान जो सरकार ने छेड़ा है, उसी कड़ी में लगातार इस तरह की जो अवैध इमारतें हैं, चाहे कोई रसूखदार क्यों न रहा हो, उसकी अवैध इमारतों को अवैध कब्जों से मुक्त कराया जा रहा है। और सवाल ये भी है, सवाल उठते हैं कि क्या वाकई समाजवादी पार्टी सरकार में इंतहा कर दी समाजवादी पार्टी के लोगों ने, और वो तस्वीर सामने आ भी रही है। और उस वक्त के मुखिया मौन क्यों रहते थे इन अवैध निर्माणों पर, यह भी अपने आप में सवाल है। शुक्रिया अनुभव जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो दो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर, मंगलवार को अवैध निर्माण गिराया गया, मेडिकल कॉलेज बना था, और दूसरी तस्वीर आज फिर से अभियान चला। और सबसे अहम बात यह कि दोनों ही अभियान एक व्यक्ति के खिलाफ हैं, इकबाल जो कि राज्य मंत्री थे। तो आप सोचिए कि एक व्यक्ति का इतना बड़ा अवैध निर्माण का साम्राज्य है,
तो समाजवादियों ने किस तरीके का समाजवाद उत्तर प्रदेश की धरती पर गढ़ा था और वो एक एक करके अब सामने भी आ रहा है और धराशायी भी हो रहा है। और कोरोना से होने वाली मौतें को आंकड़ों को लेकर आगरा के डीएम और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का घमासान चल रहा है। एक तरफ कांग्रेस ने योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया तो भाजपा भी बिल्कुल मौका चूकने में पीछे नहीं हट रही है। तो प्रियंका गांधी ट्वीट करती हैं, उसके बाद आगरा के डीएम ने नोटिस जारी किया, प्रियंका ने फिर से एक ट्वीट कर दिया। तो ट्विटर वार लगातार जारी है और इन सब के बीच राजनीति चरम पर है। पूरी सरकार डरी हुई है, सच का सामना करना नहीं जानती। मेरठ का, आगरा का क्या हाल है यह पूरा देश जानता है। जो मृत्यु दर है जिस तेजी के साथ बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं देश में सर्वाधिक स्थिति में उत्तर प्रदेश में मृत्यु दर है। जहां तक लगातार भारतीय जनता पार्टी और इनके नेता और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का बयान है, मुझे लगता है कि पहले जो जनपदों से गायब जितने भी सैंपल हैं उन रिपोर्टों को सार्वजनिक करें। जिस तरह मुख्यमंत्री ने स्वतः अपने कार्यालय से जो पत्र स्वास्थ्य विभाग को जारी किया है, उससे स्पष्ट साबित होता है कि ये सरकार आंकड़ों की बाजीगरी में पूरे उत्तर प्रदेश को उलझा कर रखी है। इलाज के कोई इंतजाम नहीं है, जांच में जानबूझ के। और चलिए सीधे रुख करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। कोर्ट की स्थापना की स्वीकृति के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं साथ ही आभार व्यक्त करता हूं केंद्रीय कैबिनेट का, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को यह दूसरा, यानी हमारी सरकार के समय में दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट देने में अपनी सहमति व्यक्त की है। इससे पहले हमारी सरकार ने वर्षों से लंबित, यानी दशकों से लंबित जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भारत सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और केंद्रीय कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति दी थी। और आज तथागत बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर स्थित जो एक निर्माणाधीन एयरपोर्ट है, उसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में अपनी स्वीकृति देने के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और केंद्रीय कैबिनेट का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और उत्तर प्रदेश वासियों को इसकी मैं हृदय से अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसलिए भी उपलब्धि है कि अब तक उत्तर प्रदेश में हमारे पास 2 एयरपोर्ट फंक्शनल हैं जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में हैं। एक राजधानी लखनऊ का और दूसरा काशी में। ये 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद उत्तर प्रदेश 23 से 24 करोड़ की आबादी का राज्य, इस राज्य में 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट काफ़ी नहीं थे और इसलिए पिछली बार हमारी सरकार ने एनसीआर रीजन में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में एक नया प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा था। भारत सरकार ने इसके लिए अपनी सहमति दी और दुनिया की 100 सबसे अच्छी परियोजनाओं में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की गिनती होने जा रही है और वह एयरपोर्ट हमारे लिए निर्माणाधीन है और हम लोग बहुत शीघ्र उस पर कार्य प्रारंभ करके उसे एयरपोर्ट के रूप में विकसित करेंगे।
लेकिन आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तथागत बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर, वर्षों से मांग चली आ रही थी, ये मामला लंबित पड़ा हुआ था। आज वहां पर एक एयरपोर्ट निर्माण के लिए राज्य सरकार ने 590 एकड़ लैंड पहले ही अधिग्रहित की थी। वहां पे एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई हमारी चल रही थी। लगभग 190 करोड़ रुपए की लागत से ये प्रक्रिया आगे बढ़ रही थी। हम लोगों ने अक्टूबर 2019 में भारत सरकार के साथ, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ एक MOU भी किया था और इसके तहत हम लोगों ने पूरी प्रॉपर्टी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सौंप दी थी कि आगे की कार्रवाई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया करे। और आज वहाँ पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए भारत सरकार ने अपनी सहमति दी है। उत्तर प्रदेश में पर्यटन की संभावनाओं को आगे बढ़ाने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होगी, क्योंकि कुशीनगर बौद्ध सर्किट की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो एक सेंटर प्लेस है। वहाँ से कुशीनगर से यानी कुल 150 किलोमीटर की दूरी पर भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी पड़ती है, कपिलवस्तु इसी के नज़दीक पड़ती है। भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश जहाँ पे दिया था, सारनाथ की भूमि पर, वह कुशीनगर से 200 किलोमीटर के दायरे में आती है। और भगवान बुद्ध को जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था, गया में, बौद्ध गया की दूरी भी वहाँ से बहुत दूर, बहुत अधिक नहीं है। यानी बिल्कुल एक ऐसा सेंट्रल प्लेस है, बौद्ध सर्किट की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। बौद्ध सर्किट से जुड़े हुए 6 महत्वपूर्ण स्थल उत्तर प्रदेश में हैं। वह उत्तर प्रदेश में भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में भगवान बुद्ध का जो साम्राज्य था, उनके पैतृक जो साम्राज्य था, वह कपिलवस्तु, ये उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक चातुर्मास भगवान बुद्ध ने अपने जीवन में जिस स्थल पर व्यतीत किए थे, श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में। बौद्ध पर्यटन के दृष्टि से अन्य जो महत्वपूर्ण स्थल हैं, वह सारनाथ, जहां प्रथम उपदेश भगवान बुद्ध ने दिया था, उत्तर प्रदेश में, कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में, और शंखिसा ये उत्तर प्रदेश में। 6 महत्वपूर्ण स्थल भगवान बुद्ध से जुड़े हुए, बौद्ध पर्यटन की दृष्टि से जुड़े हुए 6 महत्वपूर्ण स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित होने के नाते न केवल बौद्ध टूरिस्ट की दृष्टि से कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने के बाद पर्यटन और रोजगार की व्यापक संभावनाएं पूर्वी उत्तर प्रदेश में बनेंगी। साथ ही साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास को एक नई गति देने में भी इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट की एक बड़ी भूमिका होगी। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि एक तय समय सीमा के अंदर हम इसको न केवल दक्षिण पूर्व एशिया के उन सभी देशों से जो भगवान बुद्ध से जिनका अपना एक आत्मीय संबंध जो देश जोड़ते हैं, इन सभी के साथ संवाद बनाने में और उनको एयर कनेक्टिविटी मिलने से वे लोग आसानी से यहाँ पाएंगे और इसमें पर्यटन की ढेर सारी संभावनाएं विकसित होंगी। खासतौर पर थाईलैंड, सिंगापुर, लाओस, कंबोडिया के देश हों, चाहे फिर जापान हो, कोरिया है, इसके अलावा श्रीलंका आदि देश भी
इस एयरपोर्ट के माध्यम से जुड़ने में पर्यटन की ढेर सारी संभावनाएं और विकास और रोजगार की ढेर सारी संभावनाएं आगे बढ़ेंगी। निश्चित ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कारण विकास की उन अपार संभावनाओं को आगे बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी। मैं कुशीनगर, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए अपनी स्वीकृति देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और केंद्रीय कैबिनेट का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और उत्तर प्रदेश के वासियों को 3 वर्ष के अंदर 2 नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिलने पर, एक पश्चिम में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और पूरब में कुशीनगर, भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट की स्वीकृति मिलने पर उत्तर प्रदेश वासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। कुशीनगर में एयरपोर्ट बनेगा, उसको मंजूरी मिली है और इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार को शुक्रिया भी कहा और कहा कि एयरपोर्ट से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और सबसे अच्छे एयरपोर्ट में जेवर की जो गिनती हो रही है, ऐसी ही तस्वीर कुशीनगर में बनाई जाएगी। 190 करोड़ की लागत से जेवर एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, लेकिन कुशीनगर में जब एक एयरपोर्ट बनेगा तो बौद्ध सर्किट से जुड़े 6 महत्वपूर्ण स्थल केवल उत्तर प्रदेश में है। कुशीनगर से 150 किलोमीटर पर भगवान बुद्ध की जन्मस्थली है। कुशीनगर एयरपोर्ट से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और केवल राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को इस एयरपोर्ट के बनने के बाद बढ़ावा मिलेगा। तो इस वक्त की अहम खबर, कुशीनगर में एयरपोर्ट बनने पर सहमति बन गई है और इसी को लेकर मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने केंद्र सरकार का शुक्रिया भी अदा किया है और यह भी कहा है कि जिस तरीके से जेवर एयरपोर्ट को अभी से ही निर्माण के दौरान ही बेहतरीन एयरपोर्ट्स में गिना जा रहा है, ऐसे ही कुशीनगर में भी एयरपोर्ट बनेगा और कुशीनगर को राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के नक्शे में हम जोड़ेंगे। बड़ी खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां पर हत्या की लाइव तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। सरेआम पत्नी की हत्या करता पति कैमरे में कैद हुआ। सड़क के किनारे पत्नी की गोली मारकर उसने हत्या कर दी। लोगों ने कैमरे में कैद की दिल दहला देने वाली वारदात। तो ये तस्वीर वाकई हैरान करने वाली है। लखीमपुर से तस्वीरें सामने आई हैं, आप देखिए तस्वीर, दिल दहला देने वाली तस्वीर है, इसीलिए हमें ये धुंधली करके दिखानी पड़ रही है, लेकिन उसके बावजूद ये तस्वीरें ऐसी हैं कि किसी का भी दिल दहल जाए। सरेआम पत्नी की हत्या उसने कर दी, सड़क के किनारे उसने पत्नी को गोली मार दी। तस्वीर आपके सामने। सबसे पहले एबीपी गंगा पर ये तस्वीरें हैं और यही वो दरिंदा है जिसके अंदर इंसानियत नाम की चीज़ तो एकदम भी नहीं है। हालांकि जो इसकी दरिंदगी थी वो कैमरे पर भी कैद हो गई है। लखीमपुर की वारदात है जहां पर सड़क के किनारे सबके सामने इसने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। और एबीपी गंगा संवाददाता नवीन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन, जब सड़क के किनारे ये पति अपनी पत्नी को गोली मार रहा था, तमाम लोग खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं, आवाजें बहुत आ रही हैं, किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की? हाँ बिल्कुल, आपको बता दें ये 5 महीने से करीब अपने मायके में ये रह रही थी, इसकी पत्नी रंजीत की। और रंजीत अपने ससुराल में अपने घर लेके जा रहा था, लेकिन आपस में विवाद हुआ और वो नहीं जा रही थी, इसलिए उसने पहले तो गोली मार दी, फिर धारदार हथियार से काट रहा है। वहां पर काफी भीड़ एकत्रित थी जो किसी ने बचाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। शायद उसके हाथ में तमंचा और धारदार हथियार था, इसलिए। और वो तस्वीरें सामने कैमरे में कैद करते रहे लोग, लेकिन उसको किसी बचा नहीं पाया। हालांकि अगर बचाने का प्रयास करते शायद घायल अवस्था में छोड़ के भाग सकता था, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उसको बचाया जा सके और आखिर उसकी मौत हो गई। पुलिस ने हालांकि मौके पर भी पहुंचकर उसको गिरफ्तार कर लिया है। आगे की जांच पुलिस अधीक्षक ने बताया की जा रही है। जी शुक्रिया नवीन जानकारी के लिए। और आगरा के फतेहपुर सीकरी में भाजपा सांसद राजकुमार चहर ने कांग्रेस पर पलटवार किया है और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर राहुल प्रियंका पर उन्होंने हमला बोला है। हमारे साथ हैं सांसद जी। सांसद जी, आप जिस तरह से ट्विटर वॉर छिड़ा हुआ है,
और आगरा ही राजनीति का केंद्र बना हुआ है। आपने एक चिट्ठी लिखी है, क्या लिखा है? देखिए, कांग्रेस कमेटी की जो अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी जी, मैंने उनको एक पत्र लिखा है, उनके अध्यक्ष होने के नाते भी, और वो एक माँ है 2 बच्चों की, एक राहुल जी और एक प्रियंका वाड्रा जी। राहुल जी जब से पाकिस्तान का जब झगड़ा हुआ, हमारे सैनिक जब शहीद हुए थे सीआरपीएफ के, और उसके बाद जब एयर स्ट्राइक की गई पाकिस्तान के अंदर और वहाँ पे आतंकवादियों के अड्डों को ढेर किया गया, पूरी दुनिया ने देखा, सब ने जाना। उस समय भी वो सबूत मांग रहे थे, उस समय भी राष्ट्र विरोधी बातें कर रहे थे। आज भी जब चाइना से जिस प्रकार बॉर्डर पर हमारे 20 सैनिक शहीद हुए, मारते मारते मरे, और उनके बारे में भी टिप्पणी करने लग गए, सेना का मनोबल टूटता है। और देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे अवसर पर, जबकि चाइना से इतनी गर्माहट का माहौल है, पूरा देश खड़ा हुआ है सरकार के साथ, पूरा देश खड़ा हुआ है नरेंद्र मोदी जी के साथ कि हम चाइना ने जो किया है, गलत किया है, उसके खिलाफ पूरे देश में एक वातावरण बन रहा है, और राहुल जी भाषा बोल रहे हैं चाइना की। तो इस तरह की बार बार उनके द्वारा टिप्पणी करना, उनको आपने देखा होगा सुरेंद्र मोदी करके उन्होंने लिखा, और लिखा कि सरेंडर मोदी। सुरेंद्र का मतलब तो होता है कि भाई जनता के इंद्र सुरेंद्र, तो वो तो जनता के प्रिय हैं ही, तो उनके बारे में लेकिन इस तरह की अनर्गल बातें। गांधी ने जिस तरह से ट्वीट किया, उसके बाद आगरा के जिलाधिकारी ने नोटिस इशू किया, 24 घंटे में खंडन करने के लिए कहा, फिर से उन्होंने कई सारे ट्वीट की एक लंबी फहरिस्त उन्होंने दिखाई जो ट्विटर पर नजर आया। उन्होंने 48 घंटे मुख्यमंत्री से जवाब मांगा कि जनता को स्पष्टीकरण दें। देखिए, प्रियंका वाड्रा जी जो अभी तक पिछले दिनों तक गृहिणी थी, अब राजनीति में आई हैं क्योंकि उनकी घर की पार्टी है, उन्होंने आगरा को लेके बड़ी संवेदनशीलता दिखाई। पहले बॉर्डर पर उन्होंने बसें भेज दी जो खराब थी, राजस्थान से प्रवासी मजदूरों को लेके उनके घर पे तो उन्होंने भेजा नहीं, लेकिन राजस्थान के बॉर्डर पे हमारे यहाँ सीकरी पे उन्होंने बसें खड़ी कर दी। वो समय उन्होंने झूठ बोल के ड्रामेबाजी करी। अब आगरा में कितने लोग मरे हैं, कितने लोग नहीं मरे हैं, ये सारा आंकड़ा जिला प्रशासन के पास है, सरकार के पास है। ये कह देना कि 48 घंटे में 28 लोगों की मौत हुई है, आगरा को बदनाम करने का काम कर रही हैं। झूठ का साथ नहीं दीजिए। और इसी को लेकर एक बड़ी कड़ी चिट्ठी सोनिया गांधी को आगरा से ताल्लुक़ रखने वाले फतेहपुर सीकरी के सांसद राजकुमार चाहर जी ने लिखा। और कुल मिला के इनकी चिट्ठी से उस राजनीति में और आग में घी का काम हुआ है। कुल मिला के कहा जाए, आगरा इस समय राजनीति का केंद्र बिंदु बना हुआ है। लगातार कोरोना पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी कांगड़ा। तेल की कीमतों में लगातार जबरदस्त इजाफा हो रहा है। आज 18वें दिन डीजल के दामों में 48 पैसे की बढ़ोतरी हुई, जिसके बाद डीजल इतिहास में पहली बार इतना महंगा हो गया कि पेट्रोल को भी पीछे छोड़ दिया और एक नया रिकॉर्ड बना दिया। असल में बीते 17 दिनों से लगातार तेल के दाम में बढ़ोतरी के बाद आज 18वें दिन दिल्ली में डीजल के भाव पेट्रोल से 12 पैसे ज़्यादा हो गए। इससे एक नया रिकॉर्ड बन गया। दिल्ली में पेट्रोल के भाव 79 रुपये 76 पैसे प्रति लीटर हैं, जबकि डीजल के दाम बढ़कर 79 रुपये 88 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं। आज की महामारी में जहां लोगों को राहत मिलना चाहिए, किसान को, गरीब को, मध्यम वर्गीय को, व्यापारी को, आम आदमी को, कहीं ना कहीं ये सरकार लोगों के जेब से जबरन पैसा छीनने का काम कर रही है। ये सरकार पूरी तरह लोगों के कमर को तोड़ रही है। महंगाई पूरे देश में जिस तेज़ी से बढ़ती जा रही है, देश के लोगों के ऊपर संकट का बादल धीरे धीरे छाता जा रहा है। यह सरकार डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाकर अपने असली चेहरे को उजागर करने। उधर कांग्रेस ने बढ़ती कीमतों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। काशी में भी पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते दाम को लेकर आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने बैलगाड़ी से कार खींचकर सड़क पर निकाली और विरोध जताकर कीमतों में हुए इजाफे को वापस लेने की मांग की। तो तस्वीरें वक्त के साथ बदल जाती हैं। जब कांग्रेस सरकार में थी तो बीजेपी ऐसी बैलगाड़ी यात्राएं निकालती थी, और अब बीजेपी सरकार में है तो कांग्रेस ने बैलगाड़ी यात्राएं निकालनी शुरू कर दी। तो बैलगाड़ी से कारों को खींचा जा रहा है और विरोध जताया जा रहा है। गर्म होते ना तो फिर शहीद हो जाएगी। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है।